विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अतुल यादव, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबाला कैंट। आज का हमारा विषय है द अपराइजिंग ऑफ 1857, 1857 ईस्वी का जन आंदोलन। जब आप इस आंदोलन के विषय में पढ़ते हैं तो सबसे पहले एक विद्यार्थी के नाते आपका और हमारा दायित्व बनता है कि हम किसे पढ़ें, इस घटना को पढ़ें। 1857 एक ऐसी घटना जिसने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को ही प्रभावित किया, और भारत में भी न केवल भारत की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित किया, अपितु आर्थिक, सामाजिक हर चीज को प्रभावित किया। जिस तरीके से आप विश्व इतिहास में 1789 की फ्रांस की क्रांति या 1776 की अमेरिका की क्रांति या 1870-71 का जर्मनी और इटली का एकीकरण या 1830 की 1848 की फ्रांस की क्रांति या 1917 की रूस की क्रांति पढ़ते हैं, इस आंदोलन का भी वही स्वरूप है जो आप विश्व घटनाक्रम में उन आंदोलनों का देखते हैं। इस आंदोलन ने भी, जैसे यूरोप के इन आंदोलनों ने या अमेरिका के आंदोलन ने या रूस के आंदोलन ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया था, इस घटना ने भी संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया था। और इसका अध्ययन करना भी अपने आप में एक चुनौती है, अपने आप में एक बहुत बड़े अध्याय का अध्ययन करना है। यहाँ आपके पास मैंने टाइटल भी लिखा है, द अपराइजिंग ऑफ 1857। इतिहास में जब हम पढ़ते हैं, आप विद्यार्थियों जब आगे अध्ययन करेंगे तो वहां पे एक शब्द आता है आपके पास कि बायस होना, कि हम इतिहास में किसी के भी प्रति पक्ष रख देते हैं। हम बिना पक्ष रखे इस आंदोलन को पढ़ेंगे। आप जिस स्तर पर इसको पढ़ रहे हैं या आपने स्कूल में पढ़ा होगा, तो आपने इसे पढ़ा होगा 1857 ईस्वी की क्रांति, 1857 ईस्वी का आंदोलन, 1857 ईस्वी का विद्रोह, 1857 ईस्वी का गदर। इसे हर नाम से जाना जाता है, लेकिन उसे कोई भी हम संज्ञा देते हैं तो हम ये कह देते हैं कि हम इसको एक गदर मानते हैं, इसको एक आंदोलन मानते हैं, इसको एक क्रांति मानते हैं। लेकिन जब इसको ब्रॉडर वे में पढ़ा जाता है, हिंदुस्तान के लेवल पे इसको पढ़ते हैं, तो हम इसको एक जन आंदोलन कहेंगे। जन आंदोलन का अर्थ होता है कि उस घटना के अंदर और जो कोई भी मूवमेंट हुआ था उसके अंदर हर एक जन की भागीदारी। वो अलग बात है कि उसका स्वरूप क्या है, और उसके स्वरूप के ऊपर इसकी डिबेट हो जाती है, एक बहस होती है, और बहस के बाद इसका निर्णय निकलता है। तो जब हम 19वीं शताब्दी के भारत को पढ़ते हैं और इस आंदोलन के इतिहास को देखते हैं, इस जन आंदोलन के इतिहास को, तो हमें ये पता चलता है कि इसका स्वरूप हर स्थान पर अलग था। दिल्ली में जहाँ स्वरूप अलग था, पंजाब में अलग आ जाता है। आज हम हरियाणा में रह रहे हैं, यहाँ पे इसका स्वरूप अलग है। झांसी की रानी के लिए स्वरूप अलग था, नाना साहब के लिए अलग था, तात्या टोपे के लिए इसका स्वरूप अलग था। तो हर एक इतिहासकार हर एक स्थान पर इसको स्वरूप को एक्सप्लेन करते हुए अपनी थ्योरी देता है और अपने विचार रखता है। लेकिन हम क्योंकि एक विद्यार्थी के तौर पे पढ़ रहे हैं, तो हम इसको एक जन आंदोलन का रूप देंगे, और बाद में इसके अध्ययन में हम इसके नेचर को, इसके स्वरूप को डिस्कस करेंगे। उसमें हम बता देंगे कि कौन व्यक्ति इसके बारे में क्या क्या कह रहा है। तो इस आंदोलन को पढ़ने से पहले, जन आंदोलन को, हमें ये देखेंगे कि इसका जो थीम क्या है हमारे इस टॉपिक का। जब थीम के पास जाते हैं तो ये आपको मिलेगा कि जो यहाँ पे ब्रिटिश पावर थी, जो अंग्रेज की सत्ता थी, और उसने कन्क्वेस्ट करके सारे भारत पर राज किया था, वो अचानक कोई सत्ता नहीं आई थी। तो जो कॉलोनाइजेशन हुआ था, उपनिवेशीकरण हुआ था, उसने जो इकोनॉमी और सोसाइटी को जो प्रभावित किया था, कंसोलिडेशन हुई था उसका, वो एक बहुत लंबा प्रोसेस था। और इस प्रोसेस के कारण जब 1600 ईस्वी में वो कंपनी आती है भारत में, और 1600 के बाद वो 1857 के अंदर उसके विरुद्ध एक आंदोलन होता है, हर एक जन की भागीदारी होती है। तो उस पूरे के पूरे इतिहास को जब हम देखते हैं, तो आम जन के अंदर या किसी भी श्रेणी का वो व्यक्ति है, उसमें डिसकंटेंटमेंट है, उसमें डिसकंटेंट है उसके अंदर,
उसके अंदर रिजेंटमेंट है, उसके अंदर रेजिस्टेंस है, उसके विरुद्ध है ये चीज। और उसी सारे डिस्कंटेंट का, रिजेंटमेंट का और रेजिस्टेंस का जो एक परिणाम है वो 1857 ईस्वी का जन आंदोलन है। इसको हम माइंड में रख के चलेंगे। तो हमारे पास आता है कि इसके कारण क्या है। जब हम कारण पढ़ते हैं इसके, तो हम अपने आप को 1857 में ले जाते हैं और अपने आप को 1857 में रख के उससे पहले की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो कॉजेज ऑफ हिज रेजिस्टेंस आर पॉलिटिकल कॉज हैं, सोशल एंड रिलीजियस कॉज हैं, इकोनॉमिक कॉज हैं, मिलिट्री कॉज हैं और उसका इमीडिएट कॉज है। तो यहाँ ये जो 5 कारण मैं आपको यहाँ पे लिखकर बता रहा हूँ, तो विद्यार्थियों आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉलिटिकल कॉज भी है, सोशल भी है, रिलीजियस भी है, इकोनॉमिक भी है, मिलिट्री है और बाद में उसका इकोनॉमिक, उसका इमीडिएट कॉज भी बनता है जो चर्बी वाले कारतूस थे। मंगल पांडे की घटना आपने पढ़ी है। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस था अंग्रेज के खिलाफ, ये डिसकंटेंट था लोगों में, वो राजनीतिक तौर पे भी था, सामाजिक तौर पे भी, धार्मिक तौर पे भी, आर्थिक तौर पे भी और सैनिक तौर पे भी। दिस प्रूव्स, इससे ये प्रमाणित होता है कि जो अंग्रेज के विरुद्ध या ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता के विरुद्ध जो लोग थे वो सारे ही लोग थे, उनके विरुद्ध वो किसी न किसी तरीके से, ये सारे क्षेत्र जो हमने कुछ यहाँ पे हाईलाइट करके लिए हैं, ये सारे ही उसकी नीतियों से प्रभावित थे। और कैसे प्रभावित थे उसका हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये जानना जरूरी है कि इतनी ज्यादा सारे के सारे फील्ड में उसका विरोध था, तो कोई ना कोई तो उसकी कमियां रही होंगी। यहाँ हमने 5 आपको ये चीज बताई है और उसके बाद हम 1 बाय 1 आगे चलेंगे, एक एक करके इसमें हम आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल कॉज के अंदर क्या जाता है कि इंपीरियलिस्टिक एंड एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों की साम्राज्यवादी और आक्रमणकारी नीति। साम्राज्यवाद का अर्थ होता है विद्यार्थियों कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना, और वो अपने साम्राज्य का विस्तार जो कर रहे हैं वो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से कर रहे हैं, एक आक्रमणकारी तरीके से इसका विस्तार करने लग रहे हैं। उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो उनका तरीका था अपने साम्राज्य का विकास करने का। साम्राज्य का विकास करने का अर्थ है कि भारत के अंदर जो राजा थे उन राजाओं को अपने साथ मिलाने का, उनके सारे के सारे जो राज्य हैं और उनको अपने साथ लेने की चीजें, वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। वो इसके कारण आता है जो इसके अंदर है, चाहे वो वेलेस्ली है, जो वेलेस्ली यहाँ पे थे गवर्नर, तो वेलेस्ली की चाहे वो सहायक संधि हो और चाहे लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति हो, वो सारी इसके अंदर आएंगी। ये आगे भी ये कर रखा है, डलहौजीज अनस्क्रैपलेस पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन। जो लॉर्ड डलहौजी था, चाहे वेलेस्ली की सहायक संधि थी, उसके तहत भी वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, और जो डलहौजी की साम्राज्य विस्तार करने की जो अनस्क्रैपलेस पॉलिसी थी, जो अन्यायपूर्ण नीतियां थी, केवल अपनी चीज को आगे करने की उसकी नीति थी, वो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो डलहौजी की ये नीति थी, उस नीति में हम लैप्स की नीति को भी देखेंगे कि कैसे झांसी को जब उसने लिया था तो वो भी उसके अंदर था, बाकी दूसरे क्षेत्रों को भी वो अपने साथ मिलाता है, वो इसके अंदर अध्ययन करने का या इसका एक कारण आता है जो हम इसके अंदर देखेंगे। फिर हमारे पास चीज आता है जो एनेक्सेशन ऑफ झांसी, झांसी का जो विलय किया जाता है और उसके बाद नाना साहब की पेंशन बंद कर दी जाती है। तो अपने आर्थिक हितों में ध्यान को रखते हुए वो ये सारी नीतियां अपना रहा है, और इसलिए उसकी ये अन्यायपूर्ण नीतियां होती हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं होता है। फिर वो अनेक्सेशन ऑफ अवध है, अवध उसके साथ भी हो रहा है, बाद में वो अवध को भी अनेक्स कर लेता है। तो जो नाना साहब के बाद अवध का जो विलय कर लिया जाता है, और उसके बाद जो मुगल सम्राट है, मुगल एम्परर है बहादुर शाह जफर, उनके प्रति अनादर का भाव रखता है, वो उनके साथ एक राजा जैसा ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं वो। और प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयड सोल्जर्स, यहाँ पे विद्यार्थियों आपको ये बात ध्यान देने की है या ये बात समझने की है, जब वो इन क्षेत्रों को जीतता जा रहा था, या अंग्रेज गवर्नर या वो नीतियां थे, जैसे लैप्स की नीति हुई या सहायक संधि हुई, झांसी को जीता, नाना साहब को जीता, अवध को जीता, इन सारे क्षेत्रों को जब वो जीतते जा रहे हैं, तो यहाँ पे इनके जो सैनिक हैं वो सैनिक कहाँ जाएंगे, इनके जो राज दरबार में लोग हैं, जो यहाँ पे उद्योग लगे हुए छोटे बड़े या कोई भी हैं, वो कहाँ पे जाएंगे।
तो वो सारे के सारे जो यूथ था वो अनएम्प्लॉयड हो गया, एंड पर्टिकुलरली द आर्मी ऑफ दीज किंग्स, ये जो राजा थे इनके जो सोल्जर्स थे वो भी अनएम्प्लॉयड हो गए, उनकी प्रॉब्लम आगे आ गई, तो वो सारे इसके विरोध के कारणों में गिने जाते हैं। ये हो गए राजनीतिक कारण। फिर हम इसको पढ़ेंगे कि इसके प्रशासनिक कारण क्या थे। तो प्रशासनिक कारण में आएंगे, इंडिया गवर्न्स फ्रॉम इंग्लैंड। सबसे पहली चीज आती है कि यहाँ पे वो जो उनके अधिकारी रह रहे थे वो यहाँ से भारत पर राज नहीं कर रहे थे, उनका राज कहाँ से चल रहा था, इंग्लैंड से उनका राज चल रहा था। तो इंग्लैंड से कि जो अंग्रेजों का प्रशासन है वो भारतीयों में अप्रिय था और भारत पर इंग्लैंड से शासन किया जा रहा था। इससे पहले भारत में तुर्क भी आए, अफगान भी आए, मुगल भी आए, सारे के सारे आए, लेकिन उन्होंने यहीं पे रह के शासन किया और वो यहीं पे रहे। फिर है अंग्रेज अधिकारियों का लोगों से दुर्व्यवहार, इल ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स। जब अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीय लोगों के प्रति जो व्यवहार था वो व्यवहार अच्छा नहीं था उनका, और वो भारतीयों के साथ कुशल व्यवहार नहीं हो रहा था। तो इस चीज को देखते हुए उनकी दृष्टि में ये सारी चीजें अलग हो रही थी। तो अलग होने से क्या चीज सामने आती है कि भारतीयों को चाहे वो काला कह रहता था, असभ्य कहते थे, कोई भी चीजें हो रही थी, वो उनका एटीट्यूड ठीक नहीं था, जिस वजह से भारतीय जो उनका प्रशासन का जो तरीका है वो गलत है। तीसरी चीज आती है इंडियंस डिप्राइव्ड ऑफ हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। जो प्रशासन का जो तरीका था उनका, जो भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पदों से वंचित रखा जाता था। सेना में भी उनको सूबेदार से बड़ा पद नहीं दिया जाता था और ना ही दूसरे स्थानों पर उनको बड़े पद दिए जाते थे। उनसे केवल उनके ऊपर रूल किया जाता था और उनको अधिकार नहीं मिल रहा था, जिस वजह से लोग उनके विरुद्ध हो रहे थे। नो इंडियन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, कानून निर्माण काउंसिल में भारतीयों का कोई स्थान नहीं दिया गया था। यहाँ पे आप ये देखेंगे कि कानून किसके लिए बन रहा है, भारतीयों के लिए कानून बन रहा है, भारत के लिए वो चीजें हो रही हैं, लेकिन उनके लिए उनमें भारत के किसी भी सदस्य को शामिल नहीं किया जा रहा है। इससे जो भारत के रहने वाले लोग थे वो अंग्रेज के विरुद्ध हो रहे थे, उसकी प्रशासनिक नीतियों के जो प्रशासनिक नीतियां हैं, जो उसके कार्य हैं, उसके विरुद्ध जा रहा है। फिर आता है भारत में कानून के शासन का प्रचलन, इंट्रोडक्शन ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। इससे पहले जब भारत के अंदर चाहे मुगल रहे हैं, देखिए जो पुरानी सत्ता है यहाँ पे, इससे पहले का जो प्रशासन है उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो जब पहले चाहे मुगल रहे हो या उससे पहले दिल्ली सल्तनत का राज रहा हो, इसके अंदर ऐसा नहीं रहा था कि भाई कानून का शासन रहा है, उनका जो शासन करने का तरीका वो अलग था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आता है तो वो कानून का शासन लगाते हैं, और कानून का शासन कभी भारतीयों के ऊपर हुआ नहीं था। तो भारतीयों के ऊपर एक नई व्यवस्था आती है और वो इसके विरुद्ध हो जाते हैं। फिर आता है अनपॉपुलरिटी ऑफ द ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम। जो ब्रिटिश की जो न्याय प्रणाली थी उसका अप्रिय होना भी एक कारण था। इसके अंदर या तो अंग्रेज को ही न्याय मिलता था और अंग्रेज के ऊपर जो अंग्रेज जज है वही अंग्रेज पे फैसला कर सकता था, भारतीय जज को अंग्रेज के ऊपर कोई फैसला करने का अधिकार नहीं था। दूसरी चीज, अमीर वर्ग था उसी को न्याय मिलता था, एक साधारण किसान या साधारण व्यक्ति को वहां पे न्याय नहीं मिलता था। तो ये चाहे उनका भू राजस्व का कार्यालय हो, चाहे उनकी मजिस्ट्री हो जहाँ पे वो नियम लगाते थे, कोई भी चीजें हो, उसके अंदर जो जुडिशियल सिस्टम था उनका, जो न्यायिक व्यवस्था का काम था, वो न्यायिक व्यवस्था का काम ठीक नहीं था। फिर आता है ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम। उनका जो भू राजस्व एकत्र करने का तरीका था, जिसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि स्थायी बंदोबस्त था या रैयतवाड़ी प्रथा थी या महलवाड़ी प्रथा थी। तो 10 साल के लिए एग्रीमेंट हो गया था जब स्थायी बंदोबस्त के अंदर। उसके बाद की जो चीज आती है उसके अंदर वो रैयतवाड़ी सिस्टम लागू करते हैं, और कम समय का या बाद में अगर वो कर नहीं दे पाता है तो उसकी जमीन को कुर्की कर दी जाती थी, या वो फिर मनी लैंडर के पास जाता है। वो सारी की सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। और पंजाब में या उत्तर पश्चिमी जो हमारे प्रांत थे उनमें महलवाड़ी प्रथा है, साउथ के अंदर वो रैयतवाड़ी प्रथा लगाते हैं, और
बंगाल, उड़ीसा और बिहार के अंदर वो स्थायी बंदोबस्त करते हैं। तो उनकी जो ये लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करने की जो शोषणकारी नीति थी, ये भी उनके प्रशासन का एक तरीका था। इनएफिशिएंट एंड डिफेक्टिव पुलिस सिस्टम, ये पहली बार हुआ था कि पुलिस सिस्टम था और पुलिस सिस्टम एक करप्ट सिस्टम था। इसके अंदर लोगों पर अत्याचार और उनके जो भ्रष्टाचार था वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और इससे न्याय नहीं मिल पा रहा था। फिर मैंने आपको जो बताया था कि इसके सारे फील्ड के अंदर ही कारण आते हैं। एक कारण आता है इकोनॉमिक कॉजेज, आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों में सबसे पहला आएगा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस बाय द कंपनी एंड इट्स ऑफिशियल्स। जो कंपनी है, उस कंपनी का जो ऑफिशियल्स हैं कंपनी के, और जो उनका काम करने का तरीका है, वो उनको उनका तरीका भारतीय लोगों के शोषण का है। चाहे कंपनी है, चाहे उनके अधिकारी हैं, तो वो जो शोषण हो रहा है, वो एक्सप्लॉइट हो रहा है। इनका हिंदुस्तान का कोई भी जो, चाहे किसान है, चाहे वो कंपनी का व्यक्ति है, कंपनी मतलब इंडस्ट्री है, कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी समझे आप, तो वो इकोनॉमिक कारणों में आता है। फिर आता है रियूनेशन ऑफ इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री एंड आर्टिजन्स। जो आर्टिजन्स कौन है? आर्टिजन्स है हमारे जो ये जो श्रमिक नहीं कहेंगे हम इसको, जो हमारे कारीगर हैं। तो जो इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री में आपको ये विद्यार्थियों ध्यान देके समझना होगा कि भारत के अंदर हस्तशिल्प उद्योग था, अपने हाथों से चीजें बनाई जाती थी। और जो क्षेत्र था, चाहे बंगाल है, चाहे पंजाब है, चाहे गुजरात है, चाहे वो तमिलनाडु है, इन क्षेत्रों के अंदर अपनी आवश्यकता के अनुसार छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगी हुई थी। तो ये जो छोटी इंडस्ट्रीज थी, इनकी बहुत तबाही हो गई थी। इनके ऊपर कर लगा दिया जाता था, इनका कच्चा माल खरीद लिया जाता था, इनके ऊपर टैक्स लगा दिए थे, और इसी तरह से जो हमारे कारीगर थे, कारीगरों की भी दुर्दशा हो गई थी। ब्लो टू इंडियन ट्रेडिंग कॉमर्स, जो भारत का जो वाणिज्य और व्यापार था, उसके ऊपर भी गहरी चोट लगी थी, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने भारतीय सामान का जो बना हुआ सामान है, उसके ऊपर ज्यादा कर लगा दिया था और कच्चे माल पर नहीं लगाया था। तो जो ट्रेडिंग और कॉमर्स है, भारत का वाणिज्य और व्यापार है, उसके ऊपर भी बहुत भारी प्रभाव पड़ा था। जो सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी थी, जैसा मैंने पहले आपको बताया, इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर जो आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदाय था, वो ग्रामीण समुदाय भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और उनकी आत्मनिर्भरता खत्म हो गई। यहाँ एक चीज आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी, चाहे भारत के अंदर सल्तनत काल हो या मुगल काल हो, इन्होंने कभी भी भारतीय ग्रामीण व्यवस्था को नहीं छेड़ा था। अगर कर एकत्र करना होता था तो एक अधिकारी कर एकत्र कर लेता था, लेकिन वहां की जो व्यवस्था थी उसके अंदर पार्टिसिपेशन नहीं था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आता है, तो उन्होंने आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदाय था या ग्रामीण व्यवस्था थी, उसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा, और जो लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार कमा कर खा रहे थे, उनके काम धंधे चौपट हो गए। पॉवर्टी एंड इनडेप्टनेस ऑफ पीजेंट्स, जो किसान था उसकी गरीबी और दिवालियापन उसका आ गया, वो ऋणी बन गया किसान, क्योंकि जो उसको टैक्स देना पड़ता था वो टैक्स दे रहा था, तो वो गरीबी भी आ गई थी और वो व्यवस्था चरमरा गई थी। क्रूएल ट्रीटमेंट ऑफ कल्टीवेटर्स बाय द इंग्लिश इंडिगो प्लांटर्स, जो इन्होंने जो एक इंडिगो प्लांटर्स से जो नील का उद्योग किया था, नील की खेती करवाई थी, तो उन कल्टीवेटर्स के ऊपर उनका जो व्यवहार था वो बहुत बुरा था। और नील की खेती में आप पढ़ेंगे कि अपनी आवश्यकता के अनुसार नील की खेती होती थी। अंग्रेज को जब जरूरत है कि आप यहां भी देखेंगे कि जो आप 19वीं शताब्दी को पढ़ रहे हैं कि 17वीं 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी है, वहां पे इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति अपनी चरम पर है, और वहां के लिए यहाँ से कच्चा माल जा रहा है या यहाँ पे उसका मार्केट बना हुआ है। तो जो नील की खेती होती थी, इस नील की खेती होने से एक जो लैंड है, जो भूमि है, उसका उपजाऊपन खत्म हो जाता था। तो वो जो तरीका था एक अंग्रेज अधिकारी का, वो तरीका बहुत ही ऑप्रेसिव तरीका था, बहुत ही क्रूअल ट्रीटमेंट था, जिस वजह से लोग उनके विरुद्ध हो रहे थे। फिर आता है जैक्सन्स हार्श एटीट्यूड टुवर्ड्स तालुकदार ऑफ अवध। अवध के जो तालुकदार होते थे,
तालुकदार बोला जाता है, जो एक एरिया होता था, कुछ गांव का एक समूह होता था, उसके जो लोग होते थे वो तालुकदार होते थे, उसको तालुका बोला जाता था। उसके अवध के साथ जो जैक्सन वहां पे था, उसका बहुत बुरा व्यवहार रहा था। कॉन्फिस्केशन ऑफ रेंट फ्री लैंड बाय द ब्रिटिश, जो लैंड फ्री जो जो रेंट फ्री लैंड मिलती थी, जो भूमि बिना कर के मिलती थी, जिसके ऊपर कोई कर नहीं लिया जाता था, जो ब्रिटिश ने उसको भी अपने साथ मिला लिया और उसको भी कर की भूमि बना दिया गया, जिसपे कर लिया जाने लगा। और सबसे बड़ी चोट जब ऐसी व्यवस्था हो गई थी किसान के ऊपर, तो सबसे बड़ी चोट हुई फेमिन की, अकाल जो समय समय पर पड़ते थे। देखिए, भारत में जो कृषि का तरीका था और कृषि निर्भर थी बरसात के ऊपर, तो वो जब बरसात नहीं आएगी तो सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा महामारी फैलेगी। तो ये जो सूखा पड़ता था, उस सूखे ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया, क्योंकि अंग्रेज ने जो रैयतवाड़ी प्रथा अपनाई थी और महलवाड़ी प्रथा अपनाई थी, इसके अंदर ये चीज कर दिया गया था कि जो किसान है, किसान को अपना भूमि कर देना ही पड़ेगा। अगर वो भूमि कर नहीं देगा तो उसकी कृषि योग्य भूमि को जब्त कर लिया जाएगा और उससे उसका कर निर्धारित किया कर ले लिया जाएगा। तो अपनी भूमि को बचाने के लिए वो किसान फिर साहूकार के पास जाने लगा, या मनी लैंडर्स होते थे उनके पास जाने लगा। तो वो मनी लैंडर्स हैं, वो कृषि वो उसकी भूमि को अपने यहाँ रहन पर रखवा लेते थे, और उसके बाद वो उस मनी लैंडर को या साहूकार को ब्याज देता था, या उससे पैसा लिया हुआ है, उसके परिवार के परिवार या पीढ़ियां चली जाती थी, लेकिन उसका पैसा दिया नहीं जाता था, और वो अकाल के कारण ये सारी व्यवस्था होती थी। जब ऐसी व्यवस्था हुई तो किसान की हालत बद से बदतर होती चली गई, और जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट लोग थे, जिनका कार्य कृषि करना नहीं था, वो लोग कृषि योग्य भूमि के मालिक बन लगे, और जो एक पीजेंट क्लास थी, एक किसान वर्ग था, वो किसान वर्ग अपनी तबाही के ऊपर चला गया, उसकी तबाही निश्चित हो गई। फिर हमारे पास आता है सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज, इसके सामाजिक और धार्मिक कारण क्या है। सबसे पहली चीज आएगी, इंडियंस ट्रीटेड एज इंफीरियर बाय द इंग्लिशमैन। अंग्रेज है वो भारतीयों को बड़ी ही हे दृष्टि से देखता था, इंफीरियर देख उनको इंफीरियर करा दिया जाता था, अपने स्तर से नीचे का माना जाता था। फिर प्रोपेगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो यहाँ पर जो प्रचार हो रहा था अंग्रेजों का, भारतीयों को घटिया समझना पहला कारण आएगा। दूसरा आएगा कि जो ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा था, उसमें भारतीय देवी देवताओं को या भारतीय धार्मिक परंपराओं को गलत बताया जाता था और अपनी धार्मिक परंपरा को अच्छा बताया जाता था। तो जिन लोगों को जो धार्मिक अनुष्ठान भी करते थे, उनके साथ भी एटीट्यूड गलत था। तो वो लोग जिसके धर्म के ऊपर चोट की जाती थी या जिसकी मान्यताओं के ऊपर चोट की जाती थी, वो अंग्रेज के विरुद्ध होने लगे। फिर है स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया। भारत के अंदर पश्चिमी शिक्षा का प्रसार हुआ, तो पश्चिमी शिक्षा के प्रसार से जो पश्चिम के अंदर, पश्चिम का अर्थ होता है यूरोप, भारत के पश्चिम में यूरोप ही है, तो यूरोप के अंदर जो आंदोलन हुए थे 1857 से पहले, तो आप देखेंगे 1700 में अमेरिका की क्रांति होती है, 1688 में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति होती है, 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है, 1803 में फ्रांस की क्रांति होती है, 1848 में फ्रांस की क्रांति होती है। तो वहां पे जितने भी धर्म सुधार आंदोलन चले या क्रांतियां हुई, उनका भारत के लोगों को भी पता चला, और जो भारत की मिडिल क्लास थी, जो इंग्लैंड में पढ़े थे, उनको भी इस चीज का ज्ञान हुआ और उन्होंने वही चीज भारत के अंदर बताई। फिर आता है वायलेशन ऑफ कास्ट सिस्टम फॉर हिंदूज बाय द ब्रिटिश। जो भारत के अंदर जो जाति प्रथा थी, उस जाति प्रथा के ऊपर भी इन्होंने कटाक्ष किया। तो पश्चिमी शिक्षा का जो हिंदुओं की जाति प्रथा की अवहेलना की गई। तो जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जुड़ा हुआ है, उसके जीवन मूल्यों के ऊपर अगर कहीं कटाक्ष होगा तो वो उसके विरुद्ध होगा। इसी प्रकार वायलेशन ऑफ मुस्लिम रिलीजियस राइट्स एंड प्रैक्टिसेस बाय द ब्रिटिश। जो मुस्लिम लोग भारत के अंदर रह रहे थे, उनकी जो धार्मिक परंपराएं थी, धार्मिक रीतियां थी, जो रीति रिवाज थे, तो इनमें दोनों ही आप शामिल कर सकते हैं, हिंदू भी और मुस्लिम भी। उनके ऊपर अंग्रेजों ने बहुत प्रताड़ित किया, उनके ऊपर उन्होंने जो अवहेलना की उनकी, तो लोग उनके विरुद्ध हुए। चेंज इन द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस।
इनहेरिटेंस होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी चीज आ रही है। जो पैतृक संपत्ति है, पैतृक संबंधी जो कानून है उसमें भी परिवर्तन कर दिया गया। तो हमारे जो पैतृक संबंध, जो पैतृक जो संपत्ति के कानून है कि पिता के बाद पुत्र या उसकी पुत्री है, जो भी व्यवस्था होती है जो हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, उसके अंदर परिवर्तन किया तो लोग उसके विरुद्ध हुए। फिर आता है रिएक्शन ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदूज अगेंस्ट सोशल रिफॉर्म्स। यहाँ आपको ये ध्यान देने की बात आएगी कि सामाजिक सुधारों के विरुद्ध कट्टर हिंदुओं की प्रतिक्रिया। ये नहीं है कि अंग्रेज ने गलत काम किए, लेकिन सामाजिक तौर पर उसने भारत के अंदर सामाजिक सुधार, जिनमें आप राजा राम मोहन राय का नाम लेते हैं, जिनको भारत में नव जागरण का पुरोधा माना जाता है, या स्वामी दयानंद सरस्वती हुए हैं, विवेकानंद हुए हैं, केशव चंद्र सेन हुए हैं, इन सब लोगों ने जो सामाजिक सुधार किए, जिनमें सती प्रथा भी को बैन किया गया, बाल विवाह को बैन किया गया, बहु विवाह प्रथा को बैन किया गया, महिलाओं के लिए शिक्षा को लागू किया गया, इन सारी चीजों को जिन्होंने पैगंबर जो इनके पैरोकार बने, उन्होंने जो ये अंग्रेज सरकार से निर्णय करवाए, तो जो परंपरागत हिंदू थे वो इनके विरुद्ध हुए। फिर आता है रिएक्शन ऑफ कंजर्वेटिव इंडियंस अगेंस्ट रेलवे एंड टेलीग्राफ। जो रेलवे और टेलीग्राफ का जो प्रचार हुआ था भारत के अंदर, अंग्रेज ने किया था, तो जो रूढ़िवादी भारतीयों की रेलों और तार की जो व्यवस्था थी उसके विरुद्ध भी प्रतिक्रिया हुई। वो इनको गलत मानते थे कि एक दूसरे में सफर करना या बैठना या स्थान पे जाना, जो ट्रेडिशनल उनकी चीजें होती हैं, जो कंजर्वेटिव लोग होते हैं, जिनको रूढ़िवादी बोला जाता है। फिर आता है हमारे पास सुपरस्टिशंस अबाउट चेंज ऑफ रूल आफ्टर ए सेंचुरी। आप देखिए कि 100 सालों के बाद कि राज्य चेंज हो जाएगा, ये एक अफवाह आ गई थी। उस अफवाह के कारण भी ये आंदोलन हुआ। तो 1757 के अंदर प्लासी की लड़ाई जीती थी अंग्रेज ने, और ये 1857 का समय आ गया था। तो इससे भी लोगों को प्रोपेगेशन मिली, इसको भी प्रोपेगेट किया गया कि अंग्रेजों की सत्ता खत्म होगी, तो वो लोग उनके विरुद्ध हुए। अब यहाँ पे एक और हमारे कारण आते हैं, मिलिट्री कॉजेज। तो मिलिट्री कॉजेज में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आता है जो सिपाही हैं, ए पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। जो सिपाहियों का जो कारण बनता है, भारतीय समाज का एक अंग था सिपाही, तो ये हमें मानना पड़ेगा। उसको सारे रीति रिवाज सब कुछ जो एक आम नागरिक के साथ जुड़ी हुई थी वही चीजें हैं। नंबर 2, इंडियन मिलिट्री ऑफिसर्स ट्रीटेड एज इंफीरियर टू यूरोपियन ऑफिसर। जो यूरोप के अधिकारी थे उनके मुकाबले भारतीय जो सैनिक अधिकारी थे उनको कम आंका जाता था या उन अधिकारियों को हीन समझा जाता था। फिर है मीगर सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द सेपॉइज। भारत के सिपाहियों को अलाउंस और सैलरी कम दी जाती थी, बहुत कम। वायलेशन ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ सेपॉइज। सिपाहियों की जो धार्मिक नीतियां थी, जो धार्मिक उनकी अपने मान्यताएं थी, उनका भी वायलेशन किया जाता था। और पहले अफगान युद्ध का भी ये प्रभाव पड़ा कि वहां पे जब पहला अफगान युद्ध हुआ तो सारे के सारे सैनिकों को वहां पे लेके गए, कुछ भी नहीं हुआ, सैनिकों की मौत हुई और उसका कोई आर्थिक रूप से लाभ भी नहीं हुआ था सरकार को। डिफरेंस इन नंबर ऑफ इंडियन एंड यूरोपियन सोल्जर्स। 10 पे 1 अंग्रेज सिपाही होता था, तो भारतीय ज्यादा होते थे और अंग्रेज कम। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। जो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट है उसके अंदर भी ये चीजें, एक इसकी भी प्रतिक्रिया हुई कि 1856 में जो गवर्नर जनरल कैनिंग ने जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पास किया, जिसके अनुसार सैनिकों को ये लिख कर देना होता था कि जहां भी सरकार उन्हें युद्ध के लिए जाने का आदेश देगी वे वहीं चले जाएंगे। इस कानून से जो कट्टर हिंदू सैनिक वो क्रोधित हुए, क्योंकि वो समुद्र के पार की यात्रा करना अपने धर्म के विरुद्ध समझते थे। फिर आता है अनेक्सेशन ऑफ अवध। जो अवध का जो जीत, भारतीय तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या भी आ गई और अवध को जब इन्होंने जीत लिया था, तो वो भी एक कारण आता है कि जो बंगाल की सेना में अधिकतर अवध प्रांत के ही सैनिक थे। और 1856 में डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की घोषणा की, तो सब के सब वो लोग सरकार के विरुद्ध हो गए और 1857 में उन्होंने अवध के नवाब और ताल्लुकदारों के पक्ष में विद्रोह किया। और फिर आपके पास आता है उसका तत्कालिक कारण, जो चर्बी वाले कारतूस, जो मंगल पांडे की आपने था कि जहां पता चला था कि उन कारतूसों में गाय का या सुअर के जो मांस लगा हुआ है, चर्बी लगी हुई है,
वो इसका तात्कालिक कारण था। लेकिन तात्कालिक कारण तो वो बना था, लेकिन ये जो पीछे के आपने सारे कारण देखे हैं, ये सारे कारण उसके अंदर जुड़े हुए थे, जो विद्रोह के कारण या उस आंदोलन के कारण तैयार हो रहे थे। इससे तो जो चर्बी वाले कारतूस थे, इससे तो केवल उसकी शुरुआत हुई थी। फिर हमारे पास आती है कि इवेंट्स ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857। तो बिगिनिंग जो होता है रिवोल्ट, वो बैरकपुर में होता है, फिर अंबाला छावनी भी हो रहा है, फिर मेरठ में होता है, दिल्ली में होता है, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, सेंट्रल इंडिया में होता है, पंजाब में होता है, बरेली, शाहजहांपुर, बिहार, ये सारे क्षेत्रों में ये होते हैं। हमने मुख्य मुख्य पॉइंट लिखे हैं, मुख्य मुख्य स्थान दर्शाए हैं यहाँ पे ये आंदोलन होता है। फिर हमारे पास आता है कि इसका स्वरूप क्या था। तो पहला व्यू आता है इसका कि ये मिलिट्री राइजिंग था, एक सैन्य विद्रोह था, और सैनिकों का ही विद्रोह हो गया, या मिलिट्री के लोग इसमें शामिल थे और लोग इसमें शामिल नहीं हुए थे, और जहां जहां ये विद्रोह हुआ वहां पे मिलिट्री के थे। तो ये अपना एक व्यू दिया जाता है। सेकंड व्यू होता है नेशनल राइजिंग, राष्ट्रवाद का उत्थान हुआ था, और इसे पहला स्वतंत्रता आंदोलन कहा जाता है। तीसरा व्यू आता है जो मॉडर्न हिस्टोरियंस और राइटर्स हैं, जिनमें आर.सी. मजूमदार या एस.एन. सेन है, एस.बी. चौधरी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, वो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं। उनका भी इसमें यही चीज और अपने विचार जुड़ते हैं, और फिर इसका कंक्लूजन कर दिया जाता है कि ये हुआ तो एक मिलिट्री या सैन्य विद्रोह के, मिलिट्री राइजिंग के कारण शुरू हुआ था, लेकिन बाद में इसका स्वरूप हर स्थान पर बदलता चला गया। फिर ये आंदोलन फेल हुआ हमारा। उसके फेल होने का क्या कारण था कि हमारे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी और ना ही कोई योजना थी जो हमारे जो क्रांतिकारी थे उनकी। और जो अंबाला में और मेरठ में इसका इस जो विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह का पहले ही पता चल गया था, एक समय पे नहीं हुआ। लिमिटेड हमारी टेरिटरी थी जो अपराइजिंग की थी, बहुत लिमिटेड स्थानों पर हुआ। नेटिव जो प्रिंस थे उन्होंने कोई सहयोग नहीं दिया। जो गोरखा और सिख सपोर्टर्स थे उन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया। ये कुछ लोगों ने किया था, ये चीजें पूर्ण हम इसके अंदर नहीं लेंगे, लेकिन जो मेन थे उन्होंने उनका, जो मेन शासक थे उन्होंने उनका सहयोग दिया। हाई आइडियल्स अमंग द रिबल्स के अंदर हाई कोई बड़े विचार नहीं थे उनके अंदर, उनके लिमिटेड रिसोर्सेज थे जो हमारे रेबल्स थे। और लूटिंग प्रोपेंसिटी ऑफ द इंडियन सिपाही, भारतीय सिपाहियों में एक लूट की परंपरा थी कि जहां भी आक्रमण किया वहां लूट भी की इन्होंने, वो भी एक असफलता का कारण बना। फिर आता है इनएफिशिएंट लीडर्स ऑफ द अपराइजिंग, जो अपराइजिंग के लीडर्स थे वो इनएफिशिएंट थे, जो किसानों से कोई सहायता नहीं मिली उन्हें। जो वेपन्स थे वो बहुत ही पुराने टाइप के वेपन्स थे, चाहे उनमें नेजे थे, बल्ली थी, कुल्हाड़ी थी, इनसे लड़ाइयाँ हुई थी। ब्रिटिश की डिप्लोमेसी बहुत अच्छी थी, कूटनीतिज्ञ थे वो। भारतीय सरकार ने ब्रिटेन की मदद की, रेलवे और टेलीग्राफ भी उनके पक्ष में आया था। जो एफिशिएंट जनरल थे ब्रिटिश के, जिनके कारण इसे रोक दिया गया, जॉन लॉरेंस ने भी इसके अंदर भूमिका निभाई। और इंटरनेशनल पोजीशन थी वो भी अंग्रेजों के समर्थन में ही थी इसकी। और जो कैनिंग की पॉलिसी थी, क्लेमेसी, वो भी इसके पक्ष में थी, जिस वजह से ये आंदोलन असफल हुआ। फिर रिजल्ट्स इसके क्या आए थे, पॉलिटिकल रिजल्ट क्या आए थे, पॉलिटिकल प्रभाव क्या पड़ा था कि कंपनी का रूल भारत से खत्म हो गया था। नंबर 2, अजम्पशन ऑफ टेरिटरीज एंड गवर्नमेंट और इंडिया बाय द ब्रिटिश क्राउन। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने सारे भारत का अधिकार ले लिया था, और संपूर्ण भारत पे उन्हीं का अधिकार हो गया था। मुगल सत्ता थी उसकी समाप्ति हो गई थी। कंसोलिडेशन स्टेबिलिटी, ब्रिटिश एम्पायर का स्थायित्व हो गया था। नेटिव स्टेट्स के प्रति नई नीति आएगी थी, रजवाड़ों के प्रति। जो महारानी थी उसका घोषणा पत्र जारी हो गया था, और राष्ट्रीय आंदोलन और इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता को एक नई दिशा मिली थी। राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, भारत में जो राजनीतिक दल थे और दूसरे जो संगठन थे उनको भी बढ़ावा मिला था। इसके मिलिट्री प्रभाव क्या हुए कि इसको द व्हाइट म्यूटिनी, चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ यूरोपियन और इंडियन सोल्जर्स थे, उनके में अंतर जो था, जो गैप था वो कम कर दिया गया। जो तोपखाना था उस पर केवल यूरोपियंस का ही मोनोपोली रही, और जो गुरखा की और सिख की स्ट्रेंथ बढ़ी इसके अंदर। यूनिट्स की अलग सेपरेट आर्मीज एंड यूनिट्स, अलग अलग आर्मी और उनकी यूनिट बन गई। क्लोज सुपरविजन आर्मी, क्लोज सुपरविजन ओवर द आर्मी, जो रजवाड़े थे उनकी जो
राजकुमार थे या रजवाड़े थे, उनकी जो सेना थी उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया जाने लगा और संवैधानिक और प्रशासनिक सुधार भी हुए। 1859 का एक्ट पास हुआ, 1861 का एक्ट पास हुआ, हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट बनी, अब इंडियंस को वहां पे लिया जाने लगा, शामिल किया जाने लगा। जो फिजिकल सिस्टम था उसको रीऑर्गेनाइज किया गया, पुलिस डिपार्टमेंट को रीऑर्गेनाइज किया गया, जो जुडिशियल सिस्टम था उस जुडिशियल सिस्टम के अंदर भी चेंज आए, बदलाव हुआ, वो सारी चीजें हुई। फिर सोशियो रिलीजियस मूवमेंट आता है कि रेशियल एनिमोसिटी एक्यूट वो एसेंटिक्यूटेड एस्ट्रेंजमेंट बिटवीन हिंदू और मुस्लिम, उनके अंदर जो भेदभाव की वो नीतियां जो इन्होंने अपनाई, सरकार की सेकुलर पॉलिसी हुई, नॉन इंटरफेरेंस इन सोशल कस्टम्स में भारत के जो सामाजिक सुधार थे या सामाजिक नीतियां थी, जो परंपरागत नीतियां थी, उसमें कहीं भी कोई भागीदारी उनकी नहीं होगी। शिक्षा को बढ़ावा दिया जाने लगा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और बढ़ने लगे और आर्थिक रूप का भी बदलाव इसमें प्रभाव पड़ा। तो इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म, जो ब्रिटिश का आर्थिक साम्राज्यवाद बढ़ा, उनके बाजारों के ऊपर, जो हमारे बाजार थे उनके ऊपर उनका अधिकार हो गया और अपनी चीजें बेचने लगे। और जो जमींदारों के पक्ष में वो ब्रिटिश पॉलिसी हो गई और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए और कल्टीवेटर्स को, जो श्रमिकों को भी मिला और एक एग्रीकल्चर का नया भी तरीका आया। तो ये सारे के सारे परिवर्तन के साथ चीजें हुई। ये व्यवस्था थी जो 1857 ईस्वी का जन आंदोलन था। ये हमारा अध्याय था आज का। तो इसमें जब हम देखेंगे तो 1857 ईस्वी का जन आंदोलन को जब आप पढ़ेंगे तो उसकी स्थिति देखनी है, उसके कारणों में राजनीतिक कारण, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सैनिक, वो सारी चीजें देख के और उनको फिर एकत्र करके तब हमें इस विषय को आगे पढ़ना है, कहाँ-कहाँ पे आंदोलन हुआ था और क्या-क्या बदलाव हुए थे। वास्तव में जब आप देखेंगे तो एक चीज को ध्यान रखिए विद्यार्थियों, कि जो कारण होते हैं किसी घटना के, उसके अंदर परिवर्तन या बदलाव है, वही उसका परिणाम होता है। हालांकि ये 1857 ईस्वी का जन आंदोलन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ इसकी आपको ब्रीफ में ही बताया गया है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है। आप बड़ी कक्षा में आएंगे तो इसके विषय में और डिटेल से पढ़ेंगे। यही हमारा आज का अध्याय था। थैंक यू वेरी मच।